आप सभी लोगों का स्वागत है केजीएस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग साइंस टेक के करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे B20 आयल की, जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। यानी कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जो 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के वाहन के माइलेज और इंजन के जीवन काल पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित चिंताओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक जो शब्द आया है वो है B20 आयल। ठीक है ना, तो सॉरी E20 आयल। ठीक है ना, B20 आयल भी टर्म इस्तेमाल किया जाता है। वो जट्रोपा के बीजों से जो तेल निकाला जाता है, तो जट्रोपा के बीजों से तेल निकालकर पेट्रोल और डीजल में जो मिक्स किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं B20 आयल। और कहीं पर भी अगर ये शब्द है B20, B25 या E20, E25, तो इसका सीधा मतलब समझिएगा कि जो पेट्रोल और डीजल, ठीक है ना, जो हमारे आपके जीवाश्म ईंधन है, तो पेट्रोल और डीजल में 80% पेट्रोल और 20% आपका जो भी निकाला गया, चाहे इथेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो या फिर प्रोपेनॉल हो, जो भी है, तो उसमें 20% वो मिलाया जाता है और 80% आपका पेट्रोल या फिर डीजल होता है। ठीक है, तो यहां पर जो बात हो रही है वो है E20 फ्यूल की। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जो 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के वाहन के माइलेज और इंजन के जीवन काल पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित चिंताओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और ये कैसी प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया के बारे में अगर हम यहां पर देखें तो मंत्रालय ने क्या कहा है कि पुराने वाहनों में इंजन दक्षता, यानी कि जो इंजन की कैपेसिटी होती है, पुराने वाहनों में ईंधन दक्षता में भारी कमी की आशंकाओं को काफी हद तक निराधार बताया है, जबकि ईंधन अर्थव्यवस्था में आई मामूली गिरावट को स्वीकार भी किया है, जो आमतौर पर E20 अनुपालक वाहनों के लिए 1 से 2% और पुराने या गैर अनुपालक वाहनों में 3 से 6% तक का। और यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारत ने मूल, यानी कि भारत का टारगेट था 2025 तक लगभग कितना 20%, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग, लक्ष्य हासिल करना। तो 20% का लक्ष्य क्या था कि भारत ने जो अपना टारगेट रखा था 2030 तक हम पेट्रोल और डीजल में लगभग 20% हम एथेनॉल का मिश्रण करेंगे, और इसका लक्ष्य रखा था 2030 तक, लेकिन इस लक्ष्य को 2025 में ही भारत ने प्राप्त कर लिया, जिसके कारण राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन को लेकर इनकी सराहना भी हो रही है, लेकिन सराहना के साथ साथ कुछ सतर्कता बरतने को भी कहा जा रहा है। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, आश्वासन दिया है कि जो एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है या फिर डीजल है, 20% से अधिक बढ़ाने के किसी भी कदम में जो वाहन निर्माता हैं, एथेनॉल उत्पादक जो हैं, या जो अनुसंधान और विकास एजेंसियां सहित इनके हितधारकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यानी कि इनके हितधारकों के साथ सावधानी पूर्वक परामर्श किया जाएगा, इनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जैसे अगर हम E20 आयल की बात करें तो E20 आयल के प्रयोग से इंजन के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बदलाव करना पड़ेगा। पेट्रोल में इसको मिक्स किया जाता है, और पेट्रोल में चाहे डीजल में अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो जिसका लक्ष्य यही है कि वातावरणीय प्रदूषण क्या हो जाए, कम हो जाए। और ये जो E20 आयल है ये एक प्रकार का जैव ईंधन है, क्योंकि जो ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल ये निकाला जाता है, ये जैव ईंधन के ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सरकार ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जो जैव ईंधन के उत्पादक हैं, जो निर्माता हैं, या फिर एथेनॉल के जो उत्पादक हैं, या फिर जो अनुसंधान एजेंसियां हैं, इनके पूरे हितों का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इस E20 आयल के उत्पादन के कारण जो इसका इंजन में इस्तेमाल हो रहा था, उसके कारण जो इंजन निर्माता कंपनियों का भी थोड़ी बहुत समस्या इनमें इन लोगों को आ रही थी। ठीक है, अब अगर हम इसके हम आगे बात करें, ठीक है, कि जो
E20 की अगर हम बात करें तो इस E20 में आप देखिए कि भारत में अगर हम यहां पे बात करें तो भारत में एथेनॉल और एथेनॉल मिश्रण के बारे में, तो जैसे कि आपको पता है कि एथेनॉल क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH, और ये क्या है, एक प्रकार का एथिल एल्कोहल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव ईंधन। ठीक है ना। अब यहीं पर एक शब्द आता है जैव ईंधन, बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल क्या होते हैं, ये ऐसे जैविक सामग्री होते हैं जो जंतु, पौधों या फिर कृषि अवशेषक या फिर जानवरों के अवशेष इत्यादि से प्राप्त की जाते हैं, और ये ऊर्जा के लिए नवीकरण और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत एक स्वच्छ विकल्प के तौर पर इनको जाना जाता है। और ये जो बायोफ्यूल होते हैं ये 3 प्रकार के, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और ये गैस फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है। अगर हम सॉलिड जैव ईंधन की बात करें तो सॉलिड जैव ईंधन के लिए लकड़ी हो, चाहे सूखे पादप हो या उनके अवशेष हो, या आप गोबर कह लो, तो ये ठोस जैव ईंधन कहलाते हैं। लेकिन अगर हम तरल जैव ईंधन की बात करें तो बायोडीजल या फिर बायो एथेनॉल, या अगर हम गैस अवस्था में बात करें तो बायोगैस। तो ये प्रारूप है किसके, आपके जैव ईंधन के। अब पेट्रोल में जो एथेनॉल मिश्रित हो रहा है ये भी क्या है, आपका जैव ईंधन। तो इस जैव ईंधन के लाभ क्या हो सकते हैं, तो पहला लाभ इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लाभ है कि ये नवीकरण ऊर्जा के स्रोत होते हैं, और इन्हें बार बार क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन की तुलना में ये बहुत कम प्रदूषण क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध होते हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ये तो जैव ईंधन के आपके क्या है, लाभ है। लेकिन इस जैव ईंधन के अगर हम उपयोग की बात करें तो उपयोग खाना बनाने, गर्मी प्राप्त करने, बिजली उत्पादन करने या वाहनों को चलाने, अभी वाहन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो भारत में जो कुल ऊर्जा खपत है, उस कुल ऊर्जा खपत का एक जो बड़ा हिस्सा जो है अभी जैव ईंधन से आता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। तो अब इस जैव ईंधन के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बायो एथेनॉल है, इसके अलावा बायोडीजल है, बायोगैस है, बायोब्यूटेनॉल है, या बायोहाइड्रोजन है। तो ये सब जैव ईंधन के प्रकार है। और भारत में जो इनका प्रमुख उत्पादन होता है ये गन्ने से, मक्के से, या अन्य स्टार्च युक्त फसल, या फिर जिसको आप सीरा बोलते हैं, उनसे किया जाता है। चूंकि एथेनॉल सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले पौधों से उत्पादित होता है, सौर ऊर्जा का मतलब यहां पर प्रकाश संश्लेषण, इसलिए एक नवीकरण ईंधन के तौर पर इनको माना जाता है। ठीक है। अब यहां पर जो बात हो रही थी, E10 पेट्रोल में 10% एथेनॉल होता है, जबकि E20 में 20% एथेनॉल होता है। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। अब अगर इसकी हमको कैटेगरी देखना होगा कि कितने प्रकार के आपके बायोफ्यूल होते हैं, तो ये बायोफ्यूल की श्रेणियां होती हैं। ठीक है। तो 3 प्रकार के बायोफ्यूल की श्रेणी होती है, 4 प्रकार की। पहला बायोफ्यूल जो निकाला जाता है वो आपको हम फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, और देन फिर आपका कौन सा, फोर्थ जनरेशन है। तो बायोफ्यूल के कुल कितने जनरेशन है आपके, फोर्थ जनरेशन। तो जो पहली पीढ़ी के आपके जैव ईंधन है, पहली पीढ़ी के जैव ईंधन का जो प्रमुख स्रोत होता है वह पारंपरिक कृषि से आता है। ठीक है ना। जैसे आपके जो खाद्य स्रोत हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, गन्ना है, वानस्पतिक तेल है, या फिर पशु वसा है, तो इनके द्वारा जो हम बायोडीजल या वानस्पतिक तेल या बायो ईथर या बायोगैस बनाते हैं, ये पहली पीढ़ी के आते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे चावल ले लिया, चावल से हम बायोफ्यूल निकाला। ठीक है ना। गन्ना ले लिया, गन्ने के रस से हमने निकाला। तो अगर हम पहली पीढ़ी से जैव ईंधन की अगर हम प्राप्ति करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो जाएगा। भाई किसान अनाज का उत्पादन करेंगे, सीधे वो जैव ईंधन के उत्पादन के लिए दे देंगे। ठीक है ना। फिर सेकेंड जनरेशन का जो दूसरी पीढ़ी का जो जैव ईंधन है,
दूसरी पीढ़ी का जैव ईंधन प्रयोग किया जाता है गैर खाद्य फसलों से या फिर खाद्य फसलों के अवशेष से या उनके कुछ हिस्से से जो वो खाने योग्य नहीं होते। जैसे गन्ने का रस निकाल दिया, अब उसका जो अवशेष बचा, जिसको आप एक तरीके से खुज्जा या वगैरह समथिंग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। या फिर आप ले लीजिए धान, धान से हमने चावल तो निकाल लिया लेकिन उसका कवर बच गया। अब उससे जो फ्यूल निकालेंगे वह फ्यूल कहलाएगा आपका कौन सा? सेकेंड जनरेशन का। और कौन सा फ्यूल? बायो इथेनॉल, बायोब्यूटेनॉल, ठीक है ना। तो ये दूसरे पीढ़ी का। अब दूसरे पीढ़ी का जो जैव ईंधन है, इनसे हमको प्राप्त करने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कि पहली पीढ़ी से बायोसिक्योरिटी की समस्या आ रही थी, लेकिन दूसरे पीढ़ी में बायोसिक्योरिटी की समस्या नहीं आएगी क्योंकि वो तो अवशेष है या खाने योग्य नहीं है। तीसरे पीढ़ी का जो जैव ईंधन होता है, ये शैवालों से प्राप्त की जाता है, ठीक है ना। किससे? शैवालों से, और विशेष करके समुद्री शैवालों से प्राप्त करते हैं। लेकिन अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम समुद्री शैवालों से जैव ईंधन की हम प्राप्ति करेंगे तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। चौथा है आपका फोर्थ जनरेशन का। तो फोर्थ जनरेशन में क्या करते हैं? इसी शैवाल में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके जीन का ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि इनसे हम जैव ईंधन की क्या कर लें? प्राप्ति कर लें। तो अब चौथे जनरेशन की अगर हम बायोफ्यूल को निकालेंगे तो हमारा कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो तेल की कीमत होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो कि यूज करते हैं, जो पेट्रोल या डीजल अपने गाड़ियों में भरवाते हैं, उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगी क्योंकि इनका प्रोडक्शन भी क्या होगा? कॉस्टली हो जाएगा। इसीलिए सरकार द्वारा दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो भारत सरकार द्वारा 2018 में एक बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई। उस बायोफ्यूल पॉलिसी में क्या किया गया? जैव ईंधन के उत्पादन पर जोर दिया गया, लेकिन कौन से? दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन पर जोर दिया गया, ठीक है ना। अब इसी जैव ईंधन से जो आपका फ्यूल निकलता है, अगर 10% मिलाया जाएगा तो उसको हम E10 कहेंगे, और अगर 20% मिलाया गया तो इसको हम E20 करेंगे। भारत की जो स्थिति थी, भारत ने यह लक्ष्य किया था कि 2025 तक, भारत का टारगेट क्या था कि 2025 तक हम 20% एथेनॉल को 2030 तक हम 20% के एथेनॉल को मिश्रित करेंगे। लेकिन इस लक्ष्य को भारत ने 2025 में ही क्या कर दिया? प्राप्त कर लिया। यानी कि 11 वर्षों में लगभग 13% की इसमें क्या की गई? वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि जो भारत का टारगेट था, उस टारगेट के 5 साल पहले ही भारत ने क्या कर लिया? इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। अब इसके उत्पादन से या इसके मिलाने से क्या होगा कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और विशेष तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या होगा? इससे लाभ होगा, ठीक है ना। किससे? E20 से। अगर हम कार्यक्रम का विस्तार देखें तो सर्वप्रथम 2006 में जो तेल कंपनियां थी, उनको 1 नवंबर 2006 से 20 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश दिया गया था। 2019 में इसको राष्ट्रव्यापी कवरेज के रूप में अपनाया गया क्योंकि 2018 में हमारा क्या आ गया? बायोफ्यूल पॉलिसी आ गई, ठीक है ना। अब 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति ने 2022 तक 10%, 2030 तक 20% का लक्ष्य रखा था, जिसको हम लोगों ने 2025 में ही क्या कर दिया? प्राप्त कर दिया। अब इस E20 से लाभ क्या होने वाला है? तो पहला जो लाभ होगा, उससे क्या होगा कि भारत का जो टारगेट है, वो पहला टारगेट भारत का ये है कि 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन की तरफ जो हम जा रहे हैं, उसमें बायोफ्यूल का उत्पादन बहुत हद तक अपना रोल अदा कर सकता है। और नीति आयोग के अध्ययन से यह भी पता चला है कि गन्ना और मक्का पर जो आधारित एथेनॉल है, यह पेट्रोल की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में क्रमशः 65% और 50% तक ये कम करते हैं। तो E20 भी
E10 की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को लगभग कितना 30% के आसपास कम कर सकता है। और इसके उत्पादन से जाहिर सी बात है कि किसानों को भी लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है कि किसानों को भी इसमें सहायता मिलेगी, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ विदेशी मुद्रा की भी क्या होगी, बचत होगी। और अगर इसके प्रदर्शन और इंजन को होने वाले लाभ देखा जाए तो E20 जो है वह बेहतर त्वरण, गतिवर्धन और बेहतर सवारी गुणवत्ता और बेहतर इंजन दक्षता भी प्रदान करता है। यानी कि इंजन की दक्षता भी इससे क्या होती है, बढ़ती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑक्टेन नंबर जो आपके पेट्रोल का मापन होता है, तो एथेनॉल का उच्च ऑक्टेन मान होता है जो आधुनिक, जो हाई कंप्रेशन वाले इंजन होते हैं उनके प्रदर्शन को यह क्या करता है, बेहतर बनाता है। लेकिन आगे अगर हम देखें कि E20 आयल को लागू करने में भारत की कुछ चुनौतियां भी हैं और इसी करंट यही है कि इन्हीं चुनौतियों को क्या किया गया है, भारत सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इन चुनौतियों से हम आसानी से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो पहली जो चुनौती है वह वाहन संगतता और प्रदर्शन है। यानी कि 2023 से पहले बेचे जाने वाले अधिकांश वाहन केवल E20 के लिए डिजाइन किए गए थे, जिसके कारण उनमें E20 आयल इस्तेमाल नहीं होने से, या अगर E20 का वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इंजन कैसा था, E10 के इस्तेमाल करने के लायक था, अगर वो E20 आयल इस्तेमाल करते हैं तो उनमें जंग लगने, ठीक है ना, जंग लगने या इंजन की आवाज होने या फिर स्टार्ट होने में समस्या आती है, ठीक है ना, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं, यानी मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है कौन, एथेनॉल उत्पादन। भाई हर कोई मक्का उत्पादन शुरू कर देगा। इसके अलावा उपभोक्ता जागरूकता और विकल्प भी एक समस्या है। यानी कि कई पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा के बारे में स्पष्ट लेबल नहीं लगाए जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को E10 और E20 के बीच कोई विकल्प नहीं दिया था, जिससे यह योजना सही तरीके से लागू नहीं हो पाती। इसके अलावा देखा जाए तो मूल्य निर्धारण और अपनाने के प्रोत्साहन राशि की भी समस्या है। जैसे ब्राजील को अगर छोड़ दिया जाए तो ब्राजील के विपरीत जहां एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है, भारत में E20 मूल्य निर्धारण उपभोक्ताओं को कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं देता है और यह प्रत्यक्ष सब्सिडी या लाभों की कमी इसे और भी क्या करती है, जटिल बना देती है, ठीक है ना। यानी पुराने वाहनों पर जो E20 के दीर्घकालिक प्रभाव पर भारत विशिष्ट शोध सीमित है और गैर अनुपालन वाले इंजन वाहनों में इंजनों को होने वाले नुकसान के जोखिमों को अभी तक पूरी तरीके से अध्ययन नहीं किया गया है। कैसा अध्ययन कि E10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई समस्या, लेकिन E20 के इस्तेमाल करने से जो समस्या आ रही हैं उस समस्याओं का अभी भी गहन अध्ययन नहीं किया गया है। इसके अलावा एक और भी है और वो है आपका फ्लेक्स फ्यूल कारों की कमी। यानी कि भारत में उच्च एथेनॉल मिश्रित जैसे E85 का सुरक्षित रूप से उपयोग करने में सक्षम जो वाहन है उनका अभाव है। इसके अलावा इस योजना में ब्राजील जैसे चरणबद्ध कार्यान्वयन मॉडल का अभाव है जो संक्रमण के दौरान पुराने वाहनों को क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अभी पर्याप्त प्रोत्साहन की आवश्यकता है और शोध की भी आवश्यकता है ताकि E20 आयल के उपयोग से वाहन मालिकों को और तेल निर्यातक कंपनियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो पाए। ठीक है, तो ये है आपका E20 आयल। थैंक यू।